अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। ताजी खोखर के बेटे JUIF के रहनुमा फ़रूक खोखर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उम्र कैद की सज़ा के साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करने का हुक्म जारी किया है। ये केस मैं आपको बताऊंगा, PTI के एक माजिद सत्ती साहब थे, उनके कत्ल के केस में इनको जो उम्र कैद की सज़ा है वो दी गई है। इसके अलावा यासिर शामी की गिरफ्तारी की खबरें, रेहान तारिक साहब को आज पेश किया गया अदालत के अंदर, और रेहान कब तक बाहर आ जाएंगे, और फिर ईरान अमेरिका जंग और अडियाला के बाहर आज कोई जाएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले ये जो खोखर साहब हैं, फ़रूक खोखर साहब, इनका केस जो है वो बेसिकली ये है कि ये कोई 18 अगस्त 2022 को एक कत्ल होता है। PTI के जो कारकुन थे, ये रहनुमा थे माजिद सत्ती साहब, और ये इनका कत्ल होता है रोड के ऊपर, पिंडी में 6 रोड के ऊपर। वहाँ पर ये अपने एक दोस्त के साथ गाड़ी से बाहर निकल के खड़े होते हैं कि दो मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो नामालूम अफराद आते हैं, वो इनका नाम पुकारते हैं और इनको 3 से 4 गोलियां जो है वो मारते हैं, जिनके नतीजे में ये जाम बहक हो जाते हैं। उसके बाद 22 अगस्त को जो है वो FIR वगैरह होती है ये सारा, और नामालूम लोगों के ऊपर पुलिस इसके अंदर जो है वो तफ्तीश करती है, और जो नामालूम लोग थे उनमें शूटर्स को, चंद जो मुबैना शूटर्स थे, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और वो शूटर्स ये बताते हैं कि जी हमने जो फ़रूक खोखर है उसकी इमा के ऊपर, उसके कहने के ऊपर हमने ये कत्ल किया। अब ये जो माजिद सती साहब का कत्ल था, ये बताया जाता है कि गौरी टाउन, पिंडी के अंदर एक टाउन है, उसमें एक प्लॉट था और उसके ऊपर कब्जा करना चाह रहे थे दूसरी पार्टी, और माजिद सती साहब जो है वो उसके दरमियान में आए हुए थे। वो कब्जा नहीं करने दे रहे थे प्लॉट के ऊपर। कब्जा माफिया तो आपको पता है, ताजी खोखर साहब हों या फ़रूक खोखर साहब हों, इनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि जी ये कब्जा माफिया है। अब वो एक प्लॉट का तनाज़ा था और उस प्लॉट के तनाज़े के ऊपर माजिद सत्ती साहब बीच में आए हुए थे, तो फिर अचानक से जो है वो शूटर्स आते हैं और शूटर्स आकर इनको जाँ भाग कर देते हैं, इनको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद जब ये शूटर्स पकड़े जाते हैं तो ये फ़रूक खोखर का नाम लेते हैं। फ़रूक खोखर का नाम लेने के बाद इसके ऊपर इंक्वायरी होती है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है, और फ़रूक खोखर साहब जमानत के ऊपर रहते हैं। फिर उस दौरान ये इसी केस के सिलसिले में जो है वो UK भी चले जाते हैं, बैरून मुल्क, वहाँ भी चंद अरसा रुका रहते हैं, ज़मानत के ऊपर ये रहते हैं। ये फिर वापस आते हैं, पेशियाँ भी अपनी अटेंड करते हैं, और फिर उसके बाद ये केस जो है वो चलता रहता है। अब इस केस के अंदर आज जो है वो रावलपिंडी की जो अदालत है, उन्होंने, ये जो जज हैं अफशां एजाज साहिबा, उन्होंने पाकिस्तान की दफ़ा 302, दफ़ा 109, दफ़ा 148, दफ़ा 149 के तहत फ़रूक खोखर को उम्र कैद की, यानी कि ताहयात जो है वो उनको ये सज़ा जो है वो सुनाई गई है। 10 लाख रुपए जुर्माना भी उनको सुनाया गया। फ़रूक खोखर के हमरा 2 मुलजमान और हैं, जिनमें हैदर अली नवाज और अमीर हमजा को भी उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। फिर इसके अंदर जो है वो फ़रूक खोखर को वहीं पर जुडिशल जो आता था, या फुटेज भी देख रहे होंगे, वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनको गालबन जो है वो अडियाला जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये उम्र कैद की सज़ा 3 लोगों को मिली है, जबकि इसके अंदर में एक और जो है वो मुलजिम था, जिसको शक की बुनियाद के ऊपर जो है वो बरी भी कर दिया गया इस मुकदमे के अंदर। ये जो फ़रूक खोखर साहब हैं, ये साबिक डिप्टी जो है वो कौमी असम्बली नवाज खोखर, और साबिक जो सेनेटर हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक जो तर्जमान है मुस्तफ़ा नवाज खोखर के ख़ानदान से भी इनका ताल्लुक है। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं, ये जो इसके अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के अंदर है और पीपल्स पार्टी के अंदर है, ये उनके चचाजाद भाई हैं, और ये जो है वो ताजी खोखर के जो है वो बेटे भी हैं वो। तो इनको जो है वो अभी ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, और फ़रूक खोखर ने इसके ऊपर जो है वो अपना वहाँ पर यही कहा है कि मुझे गलत सज़ा दी गई है, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, फैसला इंतकामी कार्रवाई है। वकला को चैलेंज करने की भी उन्होंने हिदायत दे दी है। बहरहाल अभी जो है वो उनको जेल शिफ्ट कर दिया गया, तो अब फिर आगे ये प्रोसेस चलेगा कि वो आला अदालत के अंदर जाएंगे, हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पर ये रिटें जो है वो दायर जाकर करेंगे, तो किसी स्टेज के ऊपर इनकी जो है वो जमानत भी हो सकती है। अब रेहान तारिक साहब जी, रेहान तारिक साहब के वकील हैं मियाँ जो दाऊद साहब हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, ये कॉम्पिटेंट वकील हैं, और 6 रोज़ा रिमांड जो है वो रेहान तारिक साहब का पिछली पेशी के ऊपर दिया गया था नईम वटू साहब की अदालत में। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो नईम वटू साहब है ना, ये बड़े दबंग किस्म के जज हैं। ये मैं इनके पास 2-3 केसेस के सिलसिले में, अपने दोस्तों के केसेस के सिलसिले में इनकी कोर्ट मैंने देखी है, इनका कोर्ट का प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त जज है ये। मतलब ये नहीं देखते मुकदमा क्या है, कौन पीछे खड़ा है, कौन नहीं पीछे खड़ा, अगर मुकदमा डिस्चार्ज होने वाला बनता है ये उड़ा के रख देते हैं उस मुकदमे को। खैर,
अब रेहान तारिक साहब को जो है वो 6 रोज़ा रिमांड के ऊपर भेजा गया था, उसके बाद आज फिर उनको लाया गया तो रिमांड फिर नहीं मांगा गया और आज उनको जुडिशल कर दिया गया, यानी कि 14 जुलाई को वो अब जेल चले जाएंगे। 16 जुलाई को जुमरात वाले दिन उनकी जो है वो दोबारा से जमानत के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी के बाद दरखास्त जो है वो दे दी गई। अब इनके जो वकील है वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब को मुतनाज़ सवाल केस में 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद आज जुडिशल भेज दिया गया है। हमारी लॉ फर्म ने रजाकाराना 6 दिन के जिस्मानी रिमांड की हिमायत की थी कि एनसीसीआईए की तरफ से एफआईआर में आयद करदा दफात के दफा में सबूत पेश किए जाएं। यानी कि पिछली दफा यह सवाल हो रहा था कि इनके वकील ने, मियां दाऊद साहब ने, वहां पर जो रिमांड मांगा जा रहा था उसके ऊपर कोई उन्होंने इख्तलाफ क्यों नहीं किया। तो वो अब ये कह रहे हैं कि हमने रजाकाराना तौर पर ये रिमांड दे दिया था कि जी आप रिमांड ले लें, आपने जो इल्जाम आयद किया एफआईआर के अंदर आप उसका सबूत ले आए, आप 6 दिन ले जाएं और आप ले आए कोई सबूत इसके ऊपर। आगे वो लिखते हैं कि जी 6 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद जो है एंकर पर्सन की लीगल टीम ने पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम के फतावा जात रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाए, उनके जो फतवे हैं, जिससे मजहबी और तारीखी अहादीस का हवाला देते हुए उलमाए कराम बशमूल मुफ्ती इमरान हनफी साहब दारुल फता जामिया नईमिया, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, उसके अलावा मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती नईम अशरफ भट्ट साहब और दीगर उलमाए कराम ने जो है वो करार दिया है कि एंकर पर्सन रेहान तारिक का सवाल पूछना किसी बेअदबी के जुमरे में नहीं आता। हमने सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसला जात की रोशनी में ये फतावा जात एनसीसीआईए को पेश किए हैं और अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनवाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ये करार दे चुकी हैं कि मजहबी और मसलकी नोयत के मुकदमात में उलमाए कराम की राय लाजमी मलहूज़े खातिर रखी जाएगी। उलमाए कराम के फतावा जात के बाद एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब के खिलाफ मुकदमा सिरे से ही खत्म हो जाना चाहिए था। तमाम मुतनाज़ दफात बशमूल 295A, 298 और उसके बाद 153A और पीका की दफ़ा 11 ख़त्म होनी चाहिए थी, लेकिन एनसीसीआईए ने मुकदमा खारिज करने के बजाय रेहान तारिक को जुडिशल रिमांड पर भेजने की इस्तदा कर दी है। एंकर पर्सन रेहान तारिक साहब को जुडिशल रिमांड पर भेजे जाने के बाद इनकी तरफ से जमानत की दरखास्त दायर कर दी गई है, जिस पर हतमी बहस जुमरात 16 जुलाई को होगी। अब देखें ये जितने नाम लिए गए हैं उलमाए कराम के, हमारे ये बड़े रिस्पेक्टफुल उलमाए कराम हैं और इन सब के जो फतवे हैं वो जमा कराए गए हैं और इसके अंदर एक नाम जो ज़रूरी लेना चाहिए वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम। उन्होंने इसके ऊपर बड़ी खुलकर बात की और मैं उनको वाकई दाद देता हूं कि उन्होंने बड़ी खुलकर इसके ऊपर बात की है। अगर कसूरवार नहीं है, जिस तरह अभी देखें ये 295A लग चुकी है और उसके बाद ये फतवे जो है उलमाए कराम के आ रहे हैं, तो क्या हो कि ये एफआईआर या ये जो दफा है 295A ये लगाने से पहले उलमाए कराम से राब्ता करना चाहिए कि जनाब ये चीज हुई है, अब आप बताएंगे इसके ऊपर जो है वो दफा बनती है या नहीं बनती। लेकिन हमारा क्योंकि यहां पर सिस्टम ही अलग है, हम पहले बंदे को उठा के लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसको रगड़ देते हैं। अब ये 6-7 दिन के लिए रगड़ा गया, 8 दिन के लिए रेहान तारिक, क्यों भाई, इसका क्या कसूर है? जब उलमाए कराम कह रहे हैं, फतवा दे रहे हैं कि बेअदबी नहीं हुई, 295A नहीं बनती, तो फिर कम से कम इदारों को भी चाहिए कि इस तरह की संगीन जो दफा है वो पहले उलमाए कराम से पूछ लें। एक बोर्ड बना लें, आप एक बोर्ड बना दें, उनसे पूछ लें जी 295A लगती है या नहीं लगती, कि साडा दिल किया तो हमने 295A लगा दी और उसके बाद फिर वो उड़ती रहेगी, वो बेचारा भुगतता रहे सारी जिंदगी। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर। मेरे ख्याल में इदारों को, उलमाए कराम को इकट्ठे होकर इसका एक कोई मैकेनिज्म, सिस्टम बनाना चाहिए ताकि लोगों के ऊपर बिला वजह ये जो 295 है, 295A जो है ये ना लगाई जाए। अब 14 जुलाई को जो है वो 16 जुलाई को इनकी जो है वो बहस होगी जमानत की और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इनकी जो है वो जमानत भी हो जाएगी और अगर मुकदमा डिस्चार्ज के ऊपर बहस की जाए तो इंशाल्लाह वो भी इसके ऊपर जो है वो हो जाएगी और हमारा भाई जो है वो इंशाल्लाह बाहर आ जाएगा। अब यासिर शामी साहब, बहुत खबरें चली कि जी यासिर शामी साहब गिरफ्तार हो गए, यासिर शामी साहब गिरफ्तार हो गए और ये को पिछले 1 हफ्ते से चल रही हैं। मुझे कई मेरे दोस्तों ने, सहाफियों ने भी मैसेज किया, भाईजान यासिर गिरफ्तार हो गया। अच्छा, मैं कहूँ यार मुझे तो नहीं पता, अगर गिरफ्तार होता तो वो मुझे बताता, मैं यासिर को मैसेज करूँ कि ऑल ओके, वो मुझे कहे हाँ भाई। अच्छा, फिर मुझे जो है वो कल रात फिर से ये दोबारा खबरें चलना शुरू हो गई कि यासिर शामी गिरफ्तार, यासिर शामी का कहीं पता नहीं लग रहा, नामालूम मकाम पर जो है वो उनको शिफ्ट किया गया। मैं फिर कल यासिर मैं कितने हैं, कहता भाईजान मैं ठीक हाँ, कुछ भी नहीं होया। तो यासिर शामी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि वो गिरफ्तार क्यों करेंगे, वजह तो यासिर शामी ने जो है वो अल्लाह माफ करे वो प्लानिंग की थी रजा डार की, यासिर शामी वहां पर मौजूद था, यासिर शामी ने उन्हें ये मशवरा दिया था।
भाई पुलिस ने एक दावा किया था, यासिर शामी ने अपनी सहाफती जिम्मेदारी संभालते हुए वो जो एक्चुअल वकूआ हुआ था कि खवातीन किस तरह एक्सीडेंट के जरिए बाजियाब हुई थी, उसने वो सामने रख दिया, विद एविडेंस उसने सामने रख दिया। अब अगर कोई भी इदारा जाकर उसको पकड़ता है कि जी नहीं जी हम आपको पकड़ेंगे, आपने ये गलत किया, तो वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। यानी कि ये मुकदमा किसी भी जज की अदालत में 5 मिनट स्टैंड नहीं करना, आपने लेकर जाना है यासिर शामी को, 5 मिनट के बाद उसने जो है वो बाहर आ जाना है, जैसे ही उसने अदालत में जाना है। तो क्या मिलेगा आपको सिवाय रुसवाई के, सिवाय बदनामी के, आपको तो कुछ भी नहीं मिलना। तो यासिर शामी की गिरफ्तारी, हाँ पीका एक्ट के तहत ये मुझ तक खबर पहुंची थी, 13 सहाफियों को जो है वो गिरफ्तार करने का जो है वो कहा गया था। उसमें यासिर शामी भी था, उसमें मैं भी था, उसमें और भी जो दोस्त हैं वो भी हमारे थे। लेकिन फिर वो एप्लीकेशन भी जो है वो मेरे जराए कहते हैं कि जी दी गई, लेकिन फिर आगे से यही पूछा गया कि किस बात पे पकड़ना है इनको। इस बात पे पकड़ना है कि ये रजा डार का नाम लेते रहे हैं या रजा डार के केस के ऊपर जो है वो कवरेज करते रहे हैं, तो इसके ऊपर पकड़ेंगे तो ये तो अदालत में जाते ही छूट जाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बदनामी तो डबल आपकी होगी। तो यासिर शामी जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं आज की तारीख तक। तो ऐसी खबरें जो हैं वो ना फैलाएं। मैं देख रहा था वो कह रहे थे ओ जी बड़ा जुल्म हो गया यासिर शामी के ऊपर, उसको ले गए ना मालूम के ऊपर। यार ना करो, ऐसे ऐसे ना करो भाई। तो बहरहाल ये चीजें हैं जी। अब आ जाते हैं जी ईरान अमेरिका जंग के ऊपर। एक तो कल जो है वो सऊदी अरब के हवाई जो अड्डा है ना उसको निशाना बनाया गया है, और ईरान की हिमायत याफ्ता जो हौसी हैं उन्होंने ये जो है वो निशाना बनाया, और उन्होंने ये दावा किया है कि सऊदी अरब के अबहा बैनुल अक़वामी जो हवाई अड्डे को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। और हफ्सियों के तर्जमान याहिया सरी ने कहा है कि यह कार्रवाई सऊदी जाहरियत जिसने सनआ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को निशाना बनाया के जवाब में की गई। अच्छा, ये कल रात खबर आई थी और मैंने जो है वो अपने फेसबुक पोस्ट के ऊपर भी लगाई थी। तो बेसिकली मैं सऊदीया में रहने वाले लोगों से पूछ रहा था, क्योंकि इस तरह की जो खबर होती है वो किसी भी मुल्क के बारे में जब तक कंफर्मेशन ना हो वो फिर नहीं देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जानिब यमन में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने कहा है कि इसके फ़िज़ाई दिफा ने इनकी जानिब से, ये जो बागियों की जानिब से जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला किया। सऊदी अरब ने अभी तक इसके ऊपर जो है वो अपनी कोई भी तस्करा जो है वो अपनी तरफ से इसके ऊपर कोई भी नहीं किया। पिछले चंद घंटों में जो है वो ईरान और अमेरिका में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र आलमी मंडियों में तेल की कीमत $85 से तजावज़ कर गई है। ईरान मंगल को तेल की कीमतें तकरीबन 3% इजाफे के बाद 4 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच गई। यानी कि पिछला जो 1 महीना था उसमें ये कीमत जो है वो अब पिछले 1 महीने के दौरान में पीक के ऊपर आ गई है, $85 के ऊपर ये जो है वो आ गई है। और ट्रंप ने ये ऐलान किया था कि जी अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज करेगा। जो अबनाए हम्स के अंदर इन्होंने जो है वो नाकाबंदी लगाई हुई थी जहाज़ों के लिए, तो वो इन्होंने अब ऐलान किया है कि जी हम वो दोबारा लगाने जा रहे हैं। उसके पेश नज़र ये जो पेट्रोल है, इसकी जो तेल है, इसकी कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है वो 14 जुलाई को मशरिकी अमरीकी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे, बरतानी वक्त रात 9 बजे दोबारा शुरू करेगा ये जो नाकाबंदी है। और इसके अंदर अगर ये नाकाबंदी दोबारा हो जाती है तो जाहिर सी बात है फिर शिप्स तो नहीं आएंगी, तो पेट्रोल जो है वो दोबारा अब आने वाले दिनों में ये 400, 450, 500, 550 तक भी जा सकता है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक तो लेवी वाला सिस्टम भी है, तो हमने तो यहाँ पर जो है मिसाइल जैसे ही चलता है ईरान की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, वो चलने से पहले इधर व्हाट्सएप कर देता है, पयन में चलन लग गया जश बाशरी साहब कीमतें बढ़ा दो। तो हमारी तरफ तो कीमतें यूं बढ़ जाती हैं, और फिर जब रुक जाती है तो फिर हम इंतज़ार करते हैं अभी रुके, अभी ठंडा हो ले मामला, महीना इंतज़ार करेंगे, उसके बाद कीमतें हम कम करेंगे। तो तैयार हो जाएं आप लोग जो है वो, ये कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं और पेट्रोल जो है वो ऊपर जाएगा। इसके अलावा अबू धाबी में अमरीकी सफारत खाने और दुबई में अमरीकी कौंसल खाने ने खिदमात आर्जी तौर पर जो है वो मुअत्तल कर दी हैं। अबू धाबी का जो अमरीकी सफारत खाना है और दुबई में अमरीकी कौंसल खाना जो है वो 13 से 15 जुलाई मौजूदा हफ्ते के पीर और मंगल के दौरान तमाम कौंसल खिदमात मनसूख कर दी गई हैं। ऐलान में कहा गया कि इन तारीखों के दौरान जिन शहरियों को मुलाकात का वक्त दिया गया था वो ना आए और नए वक्त से इन्हें बाद में आगाह किया जाएगा। और ये जो फौजी कशीदगी जो है वो हो रही है जंग, उसके पेश नज़र जो है वो ये सारा कुछ किया जा रहा है। सियासतदान इनकलाब ने मंगल की सुबह अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई का ऐलान किया और दावा किया कि इसने बहरीन में अल जफीर बेस पर सेटेलाइट मवासलाती मरकज़ और अमरीकी अफवाज की रिहाइश गाहों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। तो बहरीन में जो अमरीकी अड्डे और जहाँ पर ये अमरीकी मौजूद हैं, इनका सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर ईरान जो है वो ये हमले कर रहा है।
इसके अलावा खलीज फारिस में 2 बहरी जहाज़ों पर ईरान के हमलों में एक इंडियन शहरी हलाक, 8 जख्मी हुए हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान हमेशा से अबनाए हम्स का मुहाफिज रहा है और हमेशा रहेगा। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये कुवैत के अंदर भी हुआ, बहरीन के अंदर भी हुआ ये, और सऊदीया के अंदर भी जो है वो बागियों की तरफ से ये किया गया, और यूएई के अंदर भी कौंसल खाना और एम्बेसी जो है वो बंद की गई है। अब इसके अंदर एक्चुअली चक्कर ये है कि ट्रंप जो है वो, आपने देखा था कि ये ट्रंप ने ये भी बयान किया था कि जी मुझे ईरान जो है वो मारने लगा है, मेरे ऊपर जो है वो कत्ल करने लगे हैं, अगर मुझे कत्ल किया गया तो 1000 जो है वो मिसाइल मारे जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है वो कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें ट्रंप के सामने से आई थी। एक्चुअल गेम जब ये MOU हुआ था तो वो तो अब खत्म हो गया ना। जब ये MOU हुआ था मैंने तब भी कहा था कि अल्लाह करे पाकिस्तान ये नेक नीयती से MOU करा रहा है, लेकिन ये टिकना टुकना नहीं है। ना अमेरिका काबिल एतबार है, ना इसराइल काबिल एतबार है। ये सब एक ड्रामेबाजी थी किसी तरीके से, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये चाहते थे कि हम इस MOU के बाद हम जो ईरानी सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई, हम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लें। ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। और वो जी फ्यूनरल होगा तो उसके अंदर वो आ जाएगा और हम उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेंगे। वो आया नहीं। एक तो इनको ये डिसअपॉइंटमेंट हो गई, दूसरा अब नए हम्स के अंदर इनका कंट्रोल बन नहीं पा रहा। ट्रंप ये चाहता है, क्योंकि ट्रंप को पैसा चाहिए, ट्रंप की जो यूएस इकोनॉमी है वो इस वक्त तबाह हुई हुई है, तो ट्रंप ये चाहता है कि वो किसी भी तरीके से अब नए हम्स के ऊपर कब्जा करे। वो जंग हो, वो प्यार हो, वो कुछ भी हो, या तो वो कब्जा कर ले या ईरान के साथ वो को पार्टनरशिप कर ले और यहां पर टोल टैक्स लेना शुरू कर दे। वो जो भी जहाज गुजरे ये उसको टैक्स ले उससे, और वो टैक्स अमेरिका को जाए, कुछ ईरान को चला जाए, कुछ और ममालिक को चला जाए, या फिर अगर ये खुद कर लेता है तो ये फिर खुद वो सारे का सारा पैसा ले जाए। तो इसको चाहिए पैसा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब इनको जंग बढ़ानी पड़ रही है, क्योंकि अब नए हम इनको ऐसा तो मिला नहीं। ईरान तो नहीं इनके साथ दोस्ती कर रहा है, इनको लगता था कि ईरान दोस्ती कर लेगा या हम मुश्तबा खामनाई को लोकेशन ट्रेस कर लेंगे, उसको हम कत्ल कर देंगे तो उसके बाद ईरान के पास कुछ नहीं रहेगा, तो हम इस तरह चीजें अपनी संभाल लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों के अंदर मुझे ये जंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर दोबारा से ये जंग मुझे जाती हुई नजर आ रही है। जहां जहां अमेरिकी हवाई अड्डे होंगे वहां वहां पर जो है वो ईरान जाहिर सी बात है हमले करेगा, और फिर वहां से जवाबी वार भी आ सकते हैं। तो अमेरिका ऑलरेडी इसके अंदर है, इसराइल ऑलरेडी इसके अंदर है। तो ये जो चीजें हैं वो आने वाले दिनों के अंदर खराब हो सकती हैं। तेल की कीमतें पाकिस्तान में मैंने आपको बताया 400 450 से भी ऊपर जा सकती हैं अगर ये जंग इसी तरह कंटिन्यू रहती है। तो महीने के अंदर अंदर ये जो प्राइसेस हैं ये स्पाइक कर जाएंगी, और जो यहां पर जो चीजें हैं बाकी जो इसकी खाने पीने की चीजें हैं और तमाम जो चीजें हैं वो भी एक बड़ा स्पाइक जो है वो इसके अंदर ले जाएंगी। तो बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।